नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्ट करने का एक प्रोसीजर रहता है, उसमें सबसे पहला स्टेप रहता है आपकी हाइपोथेसिस को सेटअप करना। हाइपोथेसिस आपकी दो तरह की होती है, एक नल और एक अल्टरनेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट है हु विश टू टेस्ट वेदर और नॉट अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हैव अ मीन आईक्यू हायर देन 100। अब आपने इसके लिए हाइपोथेसिस बनानी है, तो हाइपोथेसिस जो आपकी रहती है नल हाइपोथेसिस, वो आप लिखते हैं H0 से। यहाँ आपके पास जो बात कही गई है कि मीन आईक्यू लेवल, तो मीन मीडियन मोड आपका म्यू से इक्वल रहेगा, ये है 100 के बराबर। नल हाइपोथेसिस का केस ये बन गया, इक्वल्स टू, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो स्टेट्स कर रही है मीन आईक्यू लेवल इक्वल्स टू 100 है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी स्टेट करेगी डज नॉट इक्वल टू 100, ये हो गई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव में आपकी डज नॉट इक्वल टू और नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू 100, ये आपकी बात कही गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो उसके हिसाब से हमने इसे समझ लिया। अब आपकी दोनों हाइपोथेसिस बन गई है। हाइपोथेसिस बनने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना। अब आपने एक सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। द सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो उसे रिजेक्ट करने के लिए जो आपके पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल, a significance level of 0.05 indicates a 5% risk of conducting that a difference exists when there is no actual difference। आपने अगर 0.05% का लेवल 0.05 का सिग्निफिकेंस लेवल रखा है तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि 100 में से आप 5 गलतियां कर सकते हैं, वो 5 गलतियां आपको माफ है और आपका जो रिजल्ट होगा वो 95% सही होना चाहिए। तो जो 5% का रिस्क हम लेकर चलते हैं कि 5% आपकी वैल्यूज जो है वो गलत आ सकती है, ये जो रिस्क हमने लिया ये हुआ हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% का है तो 5 गलतियां माफ है 100 में से। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 1% का है तो 100 में से एक गलती माफ है। मतलब बहुत एक्यूरेट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 का रखना है, और थोड़ा लीनियंट रखना होगा रिजल्ट तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 का रख सकते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी रख लिया। थर्ड है आपका सेटिंग अ टेस्ट क्राइटेरिया, मतलब आपने एक टेस्ट का क्राइटेरिया सेट करना है जिसके थ्रू आप अपने जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर टेस्टिंग करोगे। इसके लिए आप कुछ टेस्ट होते हैं हमारे इसे यूज करते हो, जैसे कि टी टेस्ट, एस टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, एनोवा, मेनोवा, एनकोवा। इस तरह के टेस्ट में से आपको कौन सा टेस्ट आपके डाटा के अकॉर्डिंग फिट बैठता है वो चूज करना होता है। फोर्थ स्टेप रहता है आपका डूइंग कंप्यूटेशन। अब आपने टेस्ट डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, और उसके बाद आपने उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने डाटा की कंप्यूटेशन करनी है। डाटा कंप्यूट करने के बाद आपका लास्ट स्टेप रहता है मेकिंग डिसीजंस। जब आपकी कंप्यूटेशन हो जाती है उसके बाद आपके पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। उस वैल्यू को आप जो भी आपने टेस्ट लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने टी टेस्ट लगाया है तो टी टेस्ट के जो टेबल होगा, टी टेस्ट की वैल्यूज का एक टेबल होगा, उस वैल्यूज में से आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करोगे। उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप वैल्यू चेक करोगे जो आपने सेट किया था सेकेंड स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, आप टी टेस्ट लगा रहे हो, तो टी टेस्ट की जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप कंपेयर करोगे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर आपकी टेबल वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे और रिजेक्ट करोगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। मतलब जो भी आपने
अपनी नल हाइपोथेसिस रखी थी वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी इस केस में, अगर आपकी टेबल वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसके अपोजिट अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से, तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे और जो भी आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रखी है उसे एक्सेप्ट करोगे उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो आपने पहले से ही सेट किया हुआ है अपनी स्टडी के लिए। इस तरह से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे अपने डाटा को। अब हमारे पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का एक एरिया रहता है, उसी एरिया के अंदर अगर आपकी वैल्यू फॉल कर रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। जैसा कि आपको ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ में आपने प्रोबेबिलिटी कर्व लिया है। प्रोबेबिलिटी कर्व में जो ये म्यू है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 100 की है, जो कि हमने IQ वाले एग्जाम्पल से उठाई है कि IQ लेवल जो है वो मीन वैल्यू का 100 के बराबर है। जो हम ले रहे थे नल हाइपोथेसिस H0 म्यू इक्वल्स टू 100 और H1 म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 100, इस वाले केस की हमने एक एग्जांपल लिया है। इस केस में जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो 100 के बराबर है। अब इसके माइनस वाली साइड को भी कुछ वैल्यूज है और प्लस वाली साइड को भी कुछ वैल्यूज है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% का है। 5% का मतलब है आप 5 गलतियां कर सकते हो 100 में से। अगर आपने इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% का किया है तो आपकी गलतियां करने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। अगर आपकी वैल्यू 100 है और इसका आपकी जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज आ रही है वो इस रीजन के अंदर फॉल कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, जिसमें आपकी वैल्यूज है -0.475 टू +0.475। अगर तो इस एरिया के अंदर की वैल्यूज आ रही हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे अपनी नल हाइपोथेसिस की। अगर आपका रीजन इससे बाहर हो जाता है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। आपका रिजेक्शन का जो एरिया बनता है वो बनता है -1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। ये आपका स्टैंडर्ड एरर रहता है। प्लस और माइनस में दोनों साइड एक बराबर वैल्यूज रहेंगी। +-1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ये आपका स्टैंडर्ड एरर रहेगा। +-1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। इस वैल्यू से अगर बाहर आपका डाटा फॉल कर रहा है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। ग्राफ पे कुछ इस तरह से आप डाटा प्लॉट करोगे और ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर आपका एरिया इस एक्सेप्टेंस जोन से बाहर चला गया, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सेप्टेंस का जोन है, अगर इससे बाहर फॉल कर दिया तो रिजेक्ट करोगे आप नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करोगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और अगर आपका डाटा इसके अंदर है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में 2 टाइप के एरर्स जनरेट होते हैं। एक होता है टाइप 1 एरर और दूसरा होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स हमारे उस केस में आते हैं जहाँ पे हमने अपना रिजल्ट निकाला है, अपना डिसीजन लिया है कि आपने अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। दोनों केसेस में आपके पास 2 तरह के एरर आते हैं, क्योंकि आपके पास 4 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। जब आपने कोई रिजल्ट निकाला है तो आपके पास 4 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्ट इट। जो आपने हाइपोथेसिस रखी थी वो ट्रू है बट आपके टेस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर इस तरह की गलती हुई है तो ये हुआ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर। सेकेंड केस बनता है द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट आवर टेस्ट एक्सेप्ट इट। गलती हुई है ये भी, तो ये है आपकी टाइप 2 एरर। इसके अलावा थर्ड केस बनता है आपका द हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड आवर टेस्ट एक्सेप्टेड। और फोर्थ बनता है द हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड आवर टेस्ट रिजेक्टेड। ये दोनों जो केसेस है ये करेक्ट डिसीजन है, इनमें कोई गलती नहीं हुई है। गलती सिर्फ 2 ऊपर वाले केसेस में हुई है, जहां पे आपकी एक हाइपोथेसिस तो ट्रू थी बट आपके टेस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये बना आपका टाइप 1 एरर। सेकंड केस में आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स थी बट आपके टेस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये गलती बनी आपकी टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को आप अल्फा से डिनोट करते हो और टाइप 2 एरर को आप बीटा से डिनोट करते हो। अल्फा एंड बीटा, अल्फा फॉर टाइप 1 एरर, बीटा फॉर
टाइप 2 एरर। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट था आपका, यहाँ पे कंक्लूजन आपका नेगेटिव आना चाहिए था। बट फर्स्ट केस में जहाँ पे 1 माइनस अल्फा करके कॉन्फिडेंस लेवल लिखा गया है, यहाँ आपका एरर जनरेट नहीं हुआ है, ये बना है आपका द हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड आवर टेस्ट एक्सेप्ट इट। हाइपोथेसिस ट्रू हुई है और आपके टेस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जहां आपने इसी के आगे लिखा है बीटा टाइप 2 एरर, इस केस में क्या हुआ, आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स थी बट आपके टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। फॉल्स हाइपोथेसिस होने के बाद भी आपके टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट आपका है रिजेक्ट इट व्हेन पी लेस देन 0.05। पी वैल्यू अगर आपकी 0.05 से कम है तो आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट होना चाहिए था और कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए था। बट आपके टाइप 1 एरर जनरेट हुआ है और यहाँ पे आपने हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी आपके टेस्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। सेकंड केस में आपके पास 1 माइनस बीटा करके पावर ऑफ द टेस्ट जहां लिखा है, ये आपका केस बना है द हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड आवर टेस्ट रिजेक्ट इट, जो कि सही डिसीजन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इज कॉल्ड पी वैल्यू। जो ये पी से डिनोट किया गया है ये आपकी पी वैल्यू और ये है आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर करने की प्रोबेबिलिटी। So p value is the chance that the presence of difference is concluded when actually there is none. इन दोनों केसेस में आपके पास बाई चांस आपसे गलती हुई है, आपने अपने कंक्लूजन को डिफरेंस के साथ ऐसे लिख दिया है जबकि वहां डिफरेंस था ही नहीं। सो p value is the chance that the presence of difference is concluded when actually there is none. पी वैल्यू के केस में आपके पास 3 तरह की कंडीशंस बनती है। यहाँ अगर आपका डाटा 0.05 और 0.01 के बीच आ रहा है तो आपका रिजल्ट होगा सिग्निफिकेंट, यहाँ सिग्निफिकेंट होगा। अगर लेस देन 0.01 है तो रिजल्ट ऑफन कॉल्ड हाईली सिग्निफिकेंट, हाईली सिग्निफिकेंट होगा। अगर आपकी वैल्यू p वैल्यू इज लेस देन 0.001 एंड 0.005 तो आपका हाईली वेरी हाईली सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वेरी हाईली सिग्निफिकेंट। अगर आपने देखा कि आपकी p वैल्यू 0.05 है तो आपका रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट रहेगा, 0.05 टू 0.01 सिग्निफिकेंट। अगर आपकी वैल्यू p की बड़ी है 0.05 से तो आप को नॉन सिग्निफिकेंट कहोगे, इस केस में आपकी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट रहेगी। तो मतलब कहने का है जब भी आपने सिग्निफिकेंस चेक करना है तो आपकी वैल्यूज पी वैल्यूज से 0.05 एंड 0.01 इस रेंज में फॉल करनी चाहिए पी वैल्यू। While testing hypothesis we can take two types of test, first one tail test और second two tail test। वन और टू टेल टेस्ट का फर्क ये है कि जो टू टेल टेस्ट होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज दोनों एक साथ कंसीडर की जाएगी, बट जो वन टेल टेस्ट होगा उसमें या तो पॉजिटिव की वैल्यूज कंसीडर की जाएगी या फिर नेगेटिव की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पे चेंज होगा, टू टेल और वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट के लिए आप समझ लीजिए इफ एच ए स्टेट्स म्यू इज लेस देन सम वैल्यू क्रिटिकल रेंज ऑक्यूपाइड लेफ्ट टेल, और इफ एच ए स्टेट्स म्यू इज ग्रेटर देन सम वैल्यू क्रिटिकल रीजन ऑक्यूपाइड राइट टेल। राइट टेल टेस्ट में आपके पास जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव की साइड फॉल करेंगी। राइट टेल में इस तरफ आपका एक्सेप्टेंस का जोन यहाँ तक है और ये आपका रिजेक्शन का जोन है। यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी वो अल्फा की वैल्यूज आएंगी। अल्फा की वैल्यूज मतलब आपका टाइप 1 एरर हुआ आपका और आपकी वैल्यूज आई इस तरफ, वैल्यू दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 100। जो भी आपकी म्यू की वैल्यू है ये 100 है, इस केस में भी 100 है, इस केस में भी और इस केस में भी। आपने जो भी वैल्यूज निकाली वो आपकी इस रीजन में फॉल की, एक्सेप्टेंस के रीजन से बाहर चलेगी रिजेक्शन के जोन में और इस तरफ को आई, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू है और 1.96 से ज्यादा बड़ी है
तो ये आपकी वैल्यू दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 100 हुई, वैल्यू दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 100। तो आपका ये राइट टेल टेस्ट बना। यहां पर आप रिजेक्ट करोगे अपनी नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। इस केस में ये हुआ और आपके पास डाटा कुछ इस तरह से दिया गया होगा, मतलब आपकी जो म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 है। आपका ये चलता था ना, म्यू के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज इन्फिनिटी तक चलती थी। तो अगर आपकी म्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बड़ी है आपकी म्यू की वैल्यू से, म्यू की वैल्यू है 100 और इस वैल्यू से आपकी जो भी वैल्यू आई है वो बड़ी है, इस जोन से बाहर चले गई, तो आपका राइट टेल टेस्ट बना। इसी का अपोजिट अगर आपका जो म्यू की वैल्यू है वो छोटी है 100 से, 100 आपकी म्यू की वैल्यू है, इससे कम है, तो आपका ये वाला रीजन जो बनेगा ये बनेगा रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस केस में आपके पास ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड को कोई वैल्यूज नहीं आ रही, आपकी जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो इस साइड को ही आ रही है। नेगेटिव की वैल्यूज है आपके पास, पॉजिटिव की एक भी वैल्यू नहीं है। इस केस में आपका बनेगा लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट मतलब इस साइड को लेफ्ट टेल हो गई, एक साइड की टेल है, तो ये वन टेल टेस्ट है। इसमें राइट टेल है, इस तरफ को राइट साइड को गया है, तो आपकी राइट टेल हुई, पॉजिटिव वैल्यूज है और एक साइड को ही डाटा फॉल कर रहा है, नेगेटिव वाली कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, सिंगल साइड को फॉल कर रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपका बनेगा टू टेल टेस्ट, जिसमें आपकी एक वैल्यूज नेगेटिव की साइड जाएंगी और एक वैल्यू पॉजिटिव की साइड जाएंगी। जब आपके पास ऐसा डाटा आएगा तो यहाँ पे आपका एरिया बनेगा, ये आ जाएगी नेगेटिव की वैल्यूज, ये हो जाएगी पॉजिटिव की वैल्यूज, ये होगा आपका एक्सेप्टेंस का जोन, एक्सेप्टेंस रीजन, और ये रिजेक्शन का, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे भी आप रिजेक्ट करोगे। जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपका ये वाला ग्राफ बना। अगर आप इस ग्राफ को हाफ हाफ साइड पे लेकर चल रहे हो तो आपका वन टेल या टू टेल टेस्ट बनेगा। लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट टेल्ड, राइट साइड को गया तो राइट टेल्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ये इफेक्ट करेगा। इस केस में जहां आपके पास टू टेल्ड वैल्यू है, यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस इक्वल्स टू म्यू डज नॉट इक्वल्स टू नल हाइपोथेसिस। जो भी आपकी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू थी उससे म्यू की वैल्यू डिफरेंशिएट कर रही है, दोनों में मैचिंग नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन थी, यहाँ पे लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, या प्लस माइनस में भी आपका आंसर आ सकता है। इन दोनों केसेस को कंबाइन करके आपका ये वाला केस बना है। For a given observed sample, mean and standard deviation, the large sample size and the larger the test statistics and the smaller the p-value, we are more likely to reject a false H0 when we have a large sample with large and statistic significance not the same as practical significance. इसके बाद आपके पास आते हैं इफेक्ट ऑफ सैंपल साइज ऑन टेस्ट। अब आपके जो सैंपल साइज होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके टेस्ट पे। विद लार्ज एन से एन ग्रेटर देन 30, जो भी लार्ज सैंपल आप कहोगे वो होगा आपका एन की वैल्यू वहां होगी ग्रेटर देन 30, ये है आपका लार्ज सैंपल। 30 से कम हुआ तो स्मॉल सैंपल है, 30 से अबव हो गया तो आपका लार्ज सैंपल बन जाएगा। With large n, assumption of normal population distribution not important. जब आपका लार्ज हो जाएगा साइज 30 से तो आपको ये assumption लेके नहीं चलना पड़ेगा कि आपकी जो population है वो normal distributed है। For a given observed sample, mean and standard deviation, the larger the sample size n, the larger the test statistics and the smaller the p-value. We are more likely to reject a false null hypothesis when we have a large sample with larger and statistical significance not the same as practical significance। ये आपके 3 इफेक्ट पड़ते हैं आपके बड़े सैंपल साइज के।
जो भी आपका सैंपल साइज रहेगा उसका ये 3 इफेक्ट रहेंगे आपकी स्टडी पे।